पिछले भाग में आपने देखा कि अनुज जब अपने दोस्त से मिलकर लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक 7 साल के बच्चे को ठंडी रात में मूंगफलियां बेचते देखा। उस बच्चे की मेहनत और मासूमियत देखकर अनुज का दिल पिघल गया। अनुज ने उसकी सारी मूंगफलियां खरीद ली, लेकिन जब ज़्यादा पैसे देने चाहे तो बच्चे ने साफ मना कर दिया। अनुज को उसकी ईमानदारी पर बड़ी हैरानी हुई। फिर अनुज ने चुपके से उसका पीछा किया और जो कुछ उसने देखा उसकी रूह तक हिलकर रह गई थी। एक लड़की थी सानवी। सानवी के पिता की मौत के बाद उसकी सौतेली माँ और भाई पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, पर उन्होंने ही उसे धोखा दिया। जब सानवी ने कोर्ट में न्याय मांगा तो कार्तिक ने उसे अपनी बहन मानने से ही इनकार कर दिया और झूठे गवाह पेश किए, जिसके आधार पर वह केस जीत गया और सानवी केस हार गई। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली जब सानवी ने एक शादी में दूल्हा के रूप में अपने सौतेले भाई कार्तिक को देखा। अब की बार सानवी ने अपने भाई को छोड़ा नहीं और सब लोगों के सामने कार्तिक की सच्चाई उजागर की और कहा, मुझे ना तब जायदाद चाहिए थी ना अब। फिर वह अपने मामा के साथ लौट आई। हालांकि सानवी बहुत बड़ी जायदाद की मालिक थी, लेकिन उसने अपना हिस्सा अपने सौतेले भाई पर छोड़ दिया था। उसे उस जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके लिए कानूनी तौर पर लड़ाई लड़नी पड़े। लेकिन उसकी मामी के दिल में लालच आ गया था। उन्होंने अपने पति से कहा कि सानवी को समझाइए वह अपनी जायदाद से हिस्सा मांगे, और कहा, क्यों न हम सानवी की शादी अपने ही बेटे से कर दें। सानवी की ज़िंदगी उसके साथ कैसे कैसे खेल खेलेगी, देखिए कहानी के इस भाग में। दूसरे दिन शाम में मेहंदी का फंक्शन था। सानवी अलग एक तरफ जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई, लेकिन उसको किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। दुल्हन की बहनें दूल्हा से नेक ले रही थी, उसके पास कोई नहीं था। वह भी उसी तरफ आ गई। भीड़ में दूल्हा दुल्हन नज़र भी नहीं आ रहे थे। इतने में दूल्हा ने नेक दे दी तो सब ने हो का नारा लगाया और पीछे हट गए। दूल्हा भी हंसते हुए खड़ा हो गया। दूल्हा को देखते ही सानवी की आंखें फटी रह गईं। दूल्हा के रूप में जिसको उसने देखा वह कार्तिक था, उसका सौतेला भाई। उसको देखकर वह एकदम लड़खड़ा गई और फिर दूल्हा ने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया। कार्तिक ने घबराकर उसकी तरफ देखा और फिर वह तुरंत ही संभल गया और अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन सानवी के दिल में न जाने क्या आई। उसने दूल्हा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और पास खड़ी नताशा को आवाज़ दी, नताशा मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे पानी देना। दूल्हा परेशान कि वह हाथ क्यों नहीं छोड़ रही है। उसने धीरे से कहा, सानवी मेरा हाथ छोड़ो, आप मुझे जानते हैं। सानवी थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली तो नहीं नहीं, तो वह बौखला गया। तो आपको मेरा नाम कैसे पता हुआ? सानवी ने इस तरह पूछा कि श्रेया सुन ले। नताशा इतनी देर में पानी ले आई तो उसने मुस्कुराकर दूल्हे की तरफ देखा और उसका हाथ छोड़कर पानी पीने लगी। वह जल्दी से श्रेया के बराबर में बैठ गया, जो उसको सवालिया नज़रों से देख रही थी। रात जब वह सोने के लिए लेटी तो उसको बचपन की एक कहानी याद आ गई, जो अभी कुछ दिन पहले ही उसने मामा की बेटी को सुनाई थी। वह बहुत देर तक सोचती रही और एक नतीजे पर पहुंचकर सो गई। दूसरे दिन शादी थी। उसने चुपके से मामा को फ़ोन किया और उनको सब बात समझाई कि वह क्या करने जा रही है। सानवी आज बहुत अच्छी तरह तैयार हुई, हल्का हल्का मेकअप भी किया और नताशा के साथ शादी की पार्टी में पहुंच गई। कुछ ही देर बाद उसके मामा भी अपने साथियों के साथ पहुंच चुके थे। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। दूल्हा दुल्हन और उनके माता पिता स्टेज पर बैठे थे। दुल्हन के पिता ने कहा, शुरू कीजिए पंडित जी। 1 मिनट रुकिए पंडित जी, माफ़ी चाहती हूँ, मुझे शादी से पहले दूल्हा से कुछ पूछना है, सानवी ने कहा। तो नताशा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। क्या बात है बेटा? श्रेया के पिता ने पूछा। अंकल परेशानी की कोई बात नहीं, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे माँ बेटे हैं। मुझे इनसे शादी भी नहीं करनी, लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है, अगर आपकी अनुमति हो तो कर लूँ, सानवी ने कहा। तो दूल्हा घबरा गया। उसकी घबराहट देखकर श्रेया के पिता ने हाँ कर दी कि न जाने क्या बात है। उनकी बेटी के फ्यूचर का सवाल था। अंकल मेरी
कार्तिक से मंगनी हुई थी और ये अचानक अपना घर छोड़कर न जाने कहाँ शिफ्ट हो गए। और अब कल मैंने इनको यहाँ मेहंदी के फंक्शन में देखा। मुझे इनसे अब सिर्फ यह पूछना है कि मुझसे मंगनी क्यों की थी जब शादी श्रेया से करनी थी। सन्वी ने कहा तो सबकी सवालिया नज़रें कार्तिक पर जम गईं। कार्तिक ने घबराकर पहले श्रेया की तरफ देखा, जिसकी नज़र में शक था। वह अब अलग होकर बैठ गई थी। सन्वी, क्या बेवकूफ़ी की बात कर रही हो? भला कार्तिक की तुमसे मंगनी कैसे हो सकती है? कार्तिक की माँ ने कहा। ओहो, अच्छा आप भी मुझे पहचानती हैं? तो आंटी सॉरी, बल्कि मैं तो आपको माँ ही बुलाती थी, उसने आंखों में आए आंसू पीते हुए कहा। कार्तिक से मेरी मंगनी क्यों नहीं हो सकती थी? रागिनी और कार्तिक दोनों ही बेचैनी का शिकार थे। हम तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं मानते। पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। कार्तिक पंडित से बोला। नहीं, पहले हमको जवाब चाहिए कि तुमने इस लड़की से मंगनी के बावजूद शादी क्यों नहीं की, श्रेया के पिता ने कहा। अंकल, यकीन मानिए, न मेरी इससे मंगनी हुई थी और ना ही कभी हो सकती है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं किसी से भी मंगनी या शादी कर सकता हूँ, मगर इससे नहीं। कार्तिक बोला। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे वजह बताओ, क्या पता कल तुम मेरी बेटी को भी छोड़ दो। श्रेया के पिता बोले। कार्तिक ने एक नज़र अपनी माँ को देखा और फिर सानवी को, फिर श्रेया और उसके पिता को देखकर बोला, ये मेरी बहन है। अंकल, इसकी और मेरी माँ एक नहीं है, लेकिन हम दोनों का पिता एक ही थे। कैसी बात कर रहे हो कार्तिक? मैं तुम्हारी बहन हूँ। श्रेया, तुम्हें इसने कभी बताया कि उसकी कोई बहन है? सानवी ने पहले कार्तिक और फिर श्रेया की तरफ देखकर पूछा। श्रेया ने नहीं में गर्दन हिलाई। क्या परेशानी है सानवी, तुम क्या चाहती हो? रागिनी बोली। सिर्फ अपने सवाल का जवाब कि मुझसे शादी क्यों नहीं की। सानवी ने आराम से कहा। भाई बहन की शादी हुई है कभी? क्यों बेवकूफ़ी की बात कर रही हो? कार्तिक ने कहा। अच्छा, तो मैं आपकी बहन हूँ। कोई गवाह है आपके पास? सानवी ने पूछा। गवाह? कार्तिक हड़बड़ा गया कि वह दोनों बूढ़े जिन्होंने अदालत में सानवी को उसके कहने पर बहन मानने से इनकार किया था, इस शादी की पार्टी में मौजूद थे। उसने एक बार फिर उनको बुलाया। सानवी ने मामा को इशारा किया। वह अपने दोनों दोस्तों को लेकर पास आ गए। मौसा जी आप और चाचा आप बताइए कि सानवी मेरी बहन है ना? कार्तिक ने कहा। जी, आपकी गवाही बड़ी समझी जाएगी। ने कहा तो उन्होंने बताया कि ये दोनों सचमुच ही बहन भाई हैं। अब सनवी के मामा ने सारे मेहमानों को ऊंची आवाज़ में कहा, आप सब गवाह हैं कि कार्तिक ने खुद भी बताया है और उनके रिश्तेदारों ने भी गवाही दी है कि सनवी और कार्तिक भाई बहन हैं। सब ने हाँ में सिर हिलाया तो मामा ने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, सर आप भी इनकी बात का यकीन करते हैं? आपने इनका बयान रिकॉर्ड कर लिया ना? इन्होंने भी हाँ कर दी तो सानवी ने श्रेया और उसके पिता की तरफ देखा और कहा, अंकल बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि आपकी पार्टी ख़राब कर दी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कार्तिक सचमुच ही मेरा भाई है और यह आंटी मेरे पिता की बेगम यानी मेरी सौतेली माँ हैं। हालांकि इन्होंने मेरे अच्छे से परवरिश की और मैंने भी इनको माँ ही समझा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनके दिल में क्या था। मेरे पिता की मौत के बाद इन्होंने मुझे मामा के साथ दूसरे शहर भेज दिया और जब मैं वापस आई तो मुझसे हर नाता तोड़ लिया। मुझे जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर इनके बर्ताव की वजह से मैंने इन पर केस कर दिया। जहां इन दोनों बड़े बुजुर्गों ने ही कुछ रकम के बदले मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जब मैं यहाँ शादी में कार्तिक को दूल्हा के रूप में देखा तो अचानक ही मुझे ये ड्रामा करने का ख्याल आया और आखिर कार्तिक को इतने लोगों के बीच मानना ही पड़ा कि मैं इसकी बहन हूँ। एक बार फिर मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। सानवी कहती चली गई। चलिए मामा, मैं आपके साथ वापस चल रही हूँ। और कार्तिक, मुझे अभी भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस मुझे बहन मान लिया इसका शुक्रिया। और सबको हक्का बक्का छोड़कर वह अपने मामा के साथ बाहर आ गई। तो उसको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कार्तिक और श्रेया की शादी हो या नहीं। अपने मामा के साथ उनके घर पर रहने लगी। तो सानवी की मामी ने अपने पति से कहा, मेरे दिमाग में एक योजना है, अगर आप मेरा साथ दें। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी योजना, ज़रा बताओ तो। वह अपने पति से कहने लगी,
सन्वी अब हमारे घर में रहेगी। आप जानते हैं कि सन्वी का हमारे अलावा कोई भी नहीं। यही सोच रही थी कि अपने बेटे की शादी सन्वी के साथ कर दी जाए। यह सुनकर सन्वी का मामा काफ़ी खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस बारे में सन्वी से ज़रूर बात करूँगा। अभी तो वह पढ़ रही है, पढ़ाई के बाद ही शादी के बारे में सोचेगी, और इस मामले में मैं अपनी भांजी को मजबूर नहीं कर सकता। उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे हैरानी ज़रूर हुई है। पत्नी पूछ रही थी कि आप क्यों हैरान हुए। वह पत्नी से कहने लगा, तुमने तो अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देख रखे थे कि बड़े ख़ानदान में अपने बेटे की शादी करूँगी, लेकिन अब तुम इस बात के लिए तैयार हो गई हो तो मैं हैरान ज़रूर हूँ, क्योंकि सन्वी तो अपना हक जायदाद में हिस्सा भी नहीं ले रही। वह कहने लगी, यही तो परेशानी है। आप सन्वी से बात कीजिए और उसे समझाइए ये कोई छोटी बात नहीं। अगर सन्वी को जायदाद में उसका हिस्सा मिल जाएगा तो उसके पिता की आत्मा को भी शांति मिलेगी। वह भी तो यही चाहते थे कि उनकी बेटी सुखी रहे, उसको अपना हक मिले, पढ़ाई पूरी करके अच्छे घर में उसकी शादी हो। अब उसे अच्छा घर तो मिल गया। मेरे बेटे में किसी तरह की कोई कमी नहीं, लेकिन सन्वी का इस तरह पीछे हट जाना मुझे पसंद नहीं आया। आप उसे इस बात के लिए तैयार कीजिए, इस बारे में उससे बात कीजिए। आप उसके मामा हैं, आपकी बात बड़ी ही ध्यान से सुनेगी। सानवी के मामा ने कहा, मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि सन्वी इस बात के लिए तैयार होगी या नहीं। तो उसकी पत्नी कहने लगी, बात तो करके देखिए, मुझे उम्मीद है वह एक समझदार लड़की है, वह आपकी बात ज़रूर मानेगी। सन्वी जैसे ही यूनिवर्सिटी से वापस आई तो मामा उसके इंतज़ार में बैठे थे। उन्होंने सन्वी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। सानवी ने कहा कि मामा बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं। वह कहने लगे, बेटी मैं तुम्हें अपनी सगी औलाद से कम नहीं समझता। मेरे घर में बेटी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी सूरत में मुझे अपनी बेटी मिली है। मेरा बेटा साहिल तुम्हारे सामने है, तुम्हारा कज़िन है। बचपन में तुम एक साथ पले बढ़े और खेले हो। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ही इस घर में रहो और मेरी बहू बनकर रहो। क्या तुम्हें इस रिश्ते पर आपत्ति तो नहीं। सन्वी ने मामा से कहा कि आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे संरक्षक हैं, मुझे आपके किसी फैसले पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। उसके मामा ने अपनी भांजी को दुआ दी और प्यार भरा हाथ उसके सिर पर रखा। फिर उसे कहने लगे कि बेटी मैं तुमसे एक और बात भी कहना चाहता हूँ। अब तुम्हारे लिए काफ़ी आसान हो चुका है कार्तिक और उसकी माँ से अपना हक लेना। पहले तो वह इस बात को अस्वीकार कर रहे थे, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन अब सारे लोगों के सामने इस बात का इकरार किया कि तुम उनकी बहन हो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम जायदाद में अपना हिस्सा की मांग करो, किसी हाल भी अपने हक को मरने ना दो। यह मेरी इच्छा है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। सानवी ने अपने मामा से कहा कि मामा मुझे उन लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मेरे बाबा ने मुझे पहले ही उन लोगों के बारे में चेतावनी दी थी। वह जानते थे, वह दूरदर्शी थे। अब अगर जायदाद में मैंने अपना हिस्सा लिया तो ये मेरे दुश्मन ही बन जाएंगे। मेरी वजह से आप लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं एक सुकून भरा माहौल चाहती हूँ जिसमें मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँ, एक ऐसी फैमिली जहाँ किसी की दुश्मनी ना हो। मामा ने अपनी भांजी से कहा कि ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। बस मेरे दिल में ये एक बात थी, मैंने तुमसे कहा मैं कभी तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सानवी के मामा अपने कमरे में आए तो उनकी पत्नी भागती हुई उनके पास आई और पूछा, फिर क्या कहा तुम्हारी भांजी ने? क्या आपने अपनी भांजी से बात की? मामा सिद्धार्थ बोले, मैंने बात की है। साहिल के रिश्ते के बारे में तो उसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वह अपना हिस्सा बिल्कुल नहीं लेना चाहती। वह बस सुकून चाहती है, जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह सुनकर साहिल की माँ गुस्से में बड़बड़ाने लगी और अपने पति से कहने लगी, क्या आपकी भांजी का दिमाग ख़राब है? पता नहीं उसे कौन सा सुकून चाहिए। आज के दौर में सुकून सिर्फ पैसे से है। जब इंसान की सारी ज़रूरतें पूरी हों, किसी चीज़ की कमी ना हो, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, तभी उसकी ज़िंदगी में सुकून आता है। लेकिन पता नहीं आपकी भांजी किस सुकून की बात कर रही है। सिद्धार्थ ने जब पत्नी के ये शब्द सुने तो कहा कि खबरदार, इससे आगे एक शब्द ना बोलना।
मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं अपनी भांजी सानवी को किसी हाल मजबूर नहीं कर सकता, ना ही करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ की पत्नी पति की बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन वह अंदर ही अंदर जल रही थी। वह जानती थी कि सानवी के हिस्से में काफ़ी जायदाद आने वाली थी, पर वह फ़िलहाल खामोश रही। लेकिन उसने भी एक योजना बना रखी थी। साहिल के साथ सानवी की शादी हुई। मामा सिद्धार्थ की ज़िंदगी में तो सानवी का कुछ ना बिगाड़ पाई, ना ही उससे बहस की। लेकिन सिद्धार्थ की मौत के बाद उसने अपनी असलियत दिखाई। बेटे साहिल को भी अपने साथ में कर लिया। सानवी पर दबाव डालने लगी कि वह अपने भाई से जायदाद के हिस्से की मांग करे। सानवी ने इनकार कर दिया तो साहिल उसे मारने लगा। बेचारी सानवी पर जुल्म के पहाड़ ढा दिए गए। एक ऐसी लड़की जिसका बस इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसने मजबूर होकर कार्तिक से अपने हिस्से की मांग की तो वह पहले ही गुस्से से भरा था, क्योंकि शादी की पार्टी में सानवी ने उसे बेनकाब कर दिया था। बेचारी सानवी को पकड़कर घर के एक वीरान कमरे में बंद कर दिया और बंद करते हुए यही कहा कि आज ज़रूर मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगा। वह सानवी पर व्यंग कर रहा था। साहिल और उसकी माँ हैरान थे कि सानवी कहाँ गायब हो गई, और उन्होंने तो सानवी को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि सानवी की माँ तो अपने बेटे से यही कह रही थी कि वह बदचलन थी, भाग गई है। वह अपनी माँ की बातों में आकर पत्नी के खिलाफ हो गया था। कई दिनों तक वह कार्तिक की कैद में रही और तहखाने में उसे बंद किया गया था, जहाँ उसकी चीख भी कोई ना सुन सकता था। फिर जब कार्तिक ने देखा कि अगर उसे इस कमरे में, इस अंधेरे में और बंद रखा गया तो वह मर जाएगी, तो उसे छोड़ दिया। साहिल ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। सानवी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। वह इधर से उधर मारी मारी फिर रही थी। इसी बीच वह एक बेटे की मां बन चुकी थी। मुश्किल की इस घड़ी में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। आज 10 साल बाद अनुज अपने दोस्त से मिलने आया था। जब रेलवे स्टेशन पर उसने 10 साल के बच्चे को समोसे बेचते हुए देखा। बच्चा इतना खुददार था कि उसने कीमत से ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया। बच्चा पैसा लेकर भागकर वापस जा रहा था। अनुज गाड़ी से उतरा, उसका पीछा किया। वह एक झोपड़ी थी जिसमें वह बच्चा गया। अनुज ने झांक कर देखा। वह बच्चा अपनी माँ की हथेली पर पैसे रख रहा था और कह रहा था कि दवा खरीद लेना। यह और कोई नहीं, सानवी थी। वह काफ़ी समय से बीमार थी। अनुज झोपड़ी में अंदर गया, सानवी से उसकी सारी कहानी सुनी और उसे इस बात का दुख हुआ कि 2 परिवारों ने और उनके लालच ने सानवी का ये हाल किया है। अनुज का एक दोस्त हर्ष था, वह वकील था। अनुज ने अपने दोस्त से कांटेक्ट किया। अनुज ने सानवी और उस बच्चे को गाड़ी में बिठाया, उनके रहने का बंदोबस्त किया और उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाकर ही रहूँगा। यह एक भाई का अपनी बहन से वादा है। अनुज अपने वकील दोस्त से मिला, सानवी के बारे में उसे सारी बात बताई। सानवी की पहचान पर ही साहिल और उसकी मां को गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद कार्तिक और उसकी मां को भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनकी लालच की वजह से आज सानवी की ये हालत हुई थी। वकील की कोशिशों की वजह से सानवी और उसके बेटे को अपना हक मिला। यह जायदाद काफ़ी थी सानवी और उसके बेटे के लिए, जिससे वह अपने बच्चे को अच्छी तरह पाल सकती थी और उसे अच्छी पढ़ाई करवा सकती थी। सानवी ने आधी जायदाद गरीबों में बांट दी थी। आज उसका भाई कार्तिक जेल के अंदर है। बहन से माफ़ी मांगता है, लेकिन बहन उसे किसी हाल माफ़ करने वाली नहीं, क्योंकि वह जानती है कि माँ बेटा इतने बड़े लालची हैं और जालिम भी हैं, जिन्होंने सिर्फ जायदाद और पैसे की खातिर एक औरत को काल कोठरी में बंद कर दिया। कई दिनों तक उसने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, और अगर उसे कुछ दिन और इसी तरह कैद किया जाता तो शायद सानवी ज़िंदा ना बच पाती। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसी ही मोरल स्टोरीज़ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।